इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हरियाणा आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। 14 अप्रैल को पंचकुला में डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का दूसरी बार हरियाणा दौरा। आज कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सैनी थोड़ी देर में महात्मा ज्योतिबा फुले संस्थान का करेंगे शिलान्यास। कई मंत्री और सांसद भी रहेंगे मौजूद। चरखी दादरी में आज सीएम सैनी की रैली। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात सीएम सैनी। रैली को भी करेंगे संबोधित। यमुनानगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश गोली लगने से घायल। पूर्व विधायक की फैक्ट्री पर की थी फायरिंग। गुहाना में जिम संचालक पर जानलेवा हमला। हमलावरों ने पहले बाइक को मारी टक्कर, फिर धारदार हथियार से किए कई वार। थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर साहिल चौहान। डिपार्ट करके लाया जा रहा भारत। लंबे समय से फरार चल रहा था गैंगस्टर। सिंगर बादशाह के टिटीरी सॉन्ग का न्यू टीजर जारी। कंट्रोवर्सी के बाद गाने के किए गए बदलाव। कहा टिटीरी फिर से अश्लीलता के आरोपों के बाद पहले डिलीट हुआ था सॉन्ग। अर्जुन अवॉर्डी मुक्केबाज स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा का हुआ तलाक। आपसी सहमति से हुए अलग। 2022 में हुई थी शादी। फरवरी 2025 से चल रहा था झगड़ा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। जी हां, नितिन नवीन के साथ बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। 14 अप्रैल को पंचकुला आएंगे नितिन नवीन जो हैं। डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पंचकुला में अंबेडकर जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। सीएम नायब सिंह सैनी, कृषि मंत्री माफी चाहूंगा मंत्री कृष्ण बेदी और कार्यक्रम में जो है बहुत सारे बीजेपी के नेता शामिल रहेंगे। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का दूसरी बार ये हरियाणा का दौरा है और दूसरी बार नितिन नवीन जो हैं वो पहुंचेंगे पंचकुला में। जो कार्यक्रम है डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं नितिन नवीन जी। बीजेपी के अध्यक्ष हैं और इसी के साथ जो हैं बहुत सारे जो बीजेपी के नेता हैं हरियाणा के। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्री कृष्ण बेदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बहुत सारी जो है तैयारियां इसको लेकर जो है की जा रही हैं नितिन नवीन के आने को लेकर। और उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, दूसरी बार आएंगे। तो इसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं और एक तरह से संगठन की मजबूती भी देखी जाती है जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो दूसरी बार आते हैं। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी अंकित, दूसरी बार नितिन नवीन जो हैं वो हरियाणा पहुंच रहे हैं, पंचकुला कार्यक्रम में शामिल होंगे। किस तरह से बीजेपी तैयारियां कर रही है? बिल्कुल, नितिन नवीन दूसरी बार हरियाणा आ रहे हैं। एक बार हमने देखा था कि जब वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब गुरुग्राम के अंदर उनका अभिनंदन कार्यक्रम हुआ था और अब औपचारिक रूप से कार्यक्रम की अगर बात करें तो 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है, जो कार्यक्रम है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और पंचकुला के अंदर वो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसके अंदर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हैं जो इस पूरे कार्यक्रम के कह सकते हैं कि संयोजक भी हैं और जो पूरी जयंती मनाई जा रही है वो उनके संयोजन में मनाई जा रही है। उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से कार्यक्रम जानते हैं। बेदी जी, लगातार 14 अप्रैल को लेकर के, बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर के आप पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं, लोकसभा वाइज कार्यक्रम हो रहे हैं। अब राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में हो रहा है, प्रधान जी आएंगे उसमें? कल दोपहर को ही हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी किसी बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ थे, तो उन्होंने हरियाणा में आने की सहमति दे दी है और 14 तारीख को
पंचकुला में पहले से ही हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में होने जा रहा था, तो अब उसी को कार्यक्रम को हम बड़ा करते हुए पंचकुला में नितिन नवीन जी का अभिनंदन और स्वागत भी करेंगे और साथ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जन्म तिथि के अवसर पर उनकी जन्म जयंती कार्यक्रम मनाने की योजना व्यापक स्तर पर हमने पहले से तय कर रखी थी। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो हमारे लिए इसमें और बड़ा ये हमारे लिए खुशी का दिन होगा। एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे देश में से हरियाणा को चुना और हरियाणा में उनका आगमन, राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय नेतृत्व का आगमन हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये कदम होगा और इसकी व्यापक तैयारियां करने के लिए साढ़े 3 बजे पंचकमल में जिला पंचकुला की बड़ी बैठक हमने तय की है और 1 बजे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हम वर्चुअल मीटिंग आज करने जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर से मेरी जिम्मेवारी लगाई है। मुख्यमंत्री जी सारी चीजों पर निगाह तो रख ही रहे हैं और विभाग का मंत्री होने के नाते इसकी जिम्मेवारी और वैसी मोर्चा का प्रभारी होने के नाते मुझे दी है। सारी व्यापक तैयारियां करने के लिए हमारी टीम लग गई है। बेदी जी, कौन कौन इस कार्यक्रम में रहने वाला है? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो रहने ही वाले हैं, मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, कैबिनेट के जो आपके साथी हैं, विधायक हैं, क्या सब लोग इस कार्यक्रम में रहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा आधुनिक भारत के लिए एक बहुत बड़ी देन है उनकी। दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत यदि संविधान किसी देश का है तो वो भारत का है और उस संविधान को रचना में, उसकी शिल्पकारी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। परंतु परिस्थितियां और ऐसे हालात पैदा किए गए कि उनके ऊपर एक ऐसा चस्पा लगा दिया गया कि केवल ये तो SC-BC के ही इन्होंने प्रतिनिधित्व किया, जबकि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने सर्व समाज का प्रतिनिधित्व किया। लेबर मिनिस्टर होते हुए लेबर लॉ ला के श्रमिकों का जीवन ही बदल दिया। महिलाओं को वोट का अधिकार दिला के महिलाओं को समानता के लेवल पे लिया। उन्होंने CCL प्रसूति की छुट्टियां मंजूर कराई महिलाओं के लिए, तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की बहुत बड़ी देन है। इसके साथ साथ महिलाओं को भी समान काम और समान वेतन मिले। आपको पता होगा कि आजादी से पहले, संविधान लागू होने से पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी। यदि पूरा दिन काम करने के बाद मजदूर की मजदूरी 8 रुपए थी या 4 रुपए थी तो महिला की उससे 2 रुपए कम थी। 8 रुपए तो महिलाओं को 6 रुपए मजदूरी मिला करती थी। उन्होंने कहा कि जब समान काम कर रही हैं महिलाओं को, जेंडर के आधार पर किसी का हम भेदभाव नहीं कर सकते, महिलाओं को भी सम्मान अधिकार और शिक्षा का अधिकार देने का काम किया, तो संविधान के अंदर इसका डाला। और सर्व समाज के लिए उनकी कितनी बड़ी योग्यता और देन है। अर्थशास्त्र के रूप में भी उन्होंने देश के अर्थशास्त्र को, देश के इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा उनका रोल मॉडल रहा है। बहुत सी विभिन्न उनके अंदर प्रतिभाएं थी, उन सब का उपयोग उन्होंने किया, देश के हित में भी, समाज के हित में भी। यदि समरसता की बात की तो उन्होंने सबसे पहले उन गरीब, कमजोर, लाचार लोगों को सभी प्रकार के अधिकार दे के, चाहे रोजगार का था, चाहे शिक्षा का था, समान तालाब से पानी पीने का था, उनको समान रूप से आगे बढ़ने का जो अधिकार थे, वो सभी गरीब से गरीब, मजदूर से मजदूर, किसान, सब वर्गों को दिए उन्होंने। कहीं ना कहीं सारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती समारोह पूरे देश भर में हमने व्यापक योजनाएं बनाई हैं। हम हर बूथ पर उसको 14 अप्रैल को बिल्कुल आ रहे हैं। नितिन नवीन जो है इस बात की पुष्टि कर दी गई है कैबिनेट मंत्री किशन बेदी की ओर से कि वो जो है 14 तारीख को हरियाणा के पंचकुला आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित। तो वहीं सोशल मीडिया पर गन कल्चर और अश्लीलता पर सख्ती नजर आई है। हरियाणा डीजीपी ने गन कल्चर को लेकर चेतावनी दी और कहा कि ऐसा कंटेंट परोसने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो डीजीपी अजय सिंघल ने साफ साफ चेतावनी दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा 6083 आपत्तिजनक URL यानी कि 6083 आपत्तिजनक URL कंटेंट वेबसाइट से हटाया गया है। वेबसाइटों को भी हटाया गया है जिनमें भी आपत्तिजनक कंटेंट था। तो जिस तरह से अश्लीलता और गन कल्चर को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट बनाया जा रहा है, इस पर सख्त पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है, सख्त कार्रवाई भी नजर आ रही है। हरियाणा के डीजीपी ने खुद चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा कंटेंट परोसने वालों पर कार्रवाई होगी।
तो वहीं चरखी दादरी में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली है। सीएम सैनी विकसित दादरी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं कई विकास परियोजनाओं को भी सौगात देंगे। कई योजनाओं का आज जो है शुभारंभ किया जाएगा, आधारशिला रखी जाएगी, उद्घाटन किया जाएगा और जो है एक करोड़ों की सौगात एक तरह से कह सकते हैं आज चरखी दादरी को भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दी जा सकती है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर रैली को भी संबोधित करेंगे। विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे चरखी दादरी को। तो सिर्फ चरखी दादरी ही नहीं, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के दौरे पर भी रहेंगे। कुरुक्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती का आयोजन है और थोड़ी देर में जयंती समारोह में सीएम सैनी शिरकत करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सावित्रीबाई फुले संस्थान का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर करेंगे। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं आज कुरुक्षेत्र के दौरे पर भी रहेंगे। वहीं चरखी दादरी में भी विकास रैली को संबोधित करेंगे। इस सब के बीच आज हरियाणा में किसानों का बड़ा प्रदर्शन है। प्रदेश में आज सड़कों पर किसान उतरेंगे। एसकेएम जो बैनर के तले है आंदोलन किया जाएगा, ऐलान किया गया है और हर जिले में एक नेशनल हाईवे जाम करने की तैयारी की गई है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मंडियों में तोल बंद करने का भी एसकेएम की तरफ से फैसला लिया गया है। आह्वान किया गया है कि मंडियों में तोल का जो कार्य है वो भी नहीं होगा। दरअसल किसान जो हैं वो नए नियमों का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने मनमर्जी से नए नियम लागू किए हैं, ऐसा किसानों का कहना है। नए नियमों में किसानों को लगता है कि उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है। नए नियमों में बायोमेट्रिक व्यवस्था की गई है ताकि जब मंडियों में किसान पहुंचते हैं तो बायोमेट्रिक के जरिए उनका पहचान हो, रजिस्ट्रेशन हो, जिससे जिस तरह की धोखाधड़ी पहले सामने आ रही थी उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई थी। तो बायोमेट्रिक के नियमों का विरोध हो रहा है, नए नियम जो भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही अगर आप मंडियों में आते हैं तो नए नियमों में ये भी व्यवस्था की गई है कि आप जिस ट्राली में अपना अनाज लेकर आ रहे हैं वो ट्राली का नंबर भी आपको पहले पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। इससे कितनी ट्रालियाँ आ रही हैं अनाज से भरी हुई और वही आ रही है या कोई और ट्राली आ रही है, इसका भी एक पारदर्शी सिस्टम बनाने की कोशिश की है ताकि सारी जानकारी पहले से उपलब्ध रहे। लेकिन इसका ही विरोध किया जा रहा है किसानों की तरफ से। हरियाणा में गेहूं की खरीद पर अब सियासत खरी खरी होने लगी है। एक और विपक्षी दलों के नेता मंडियों में डेरा जमाए हुए हैं तो दूसरी ओर सरकार व्यवस्था के पुख्ता दावों से विपक्ष को जवाब दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मंडियां इन दिनों सियासत की मंडी में तब्दील हो चुकी हैं। हर चढ़ता दिन मंडियों में नेताओं की मौजूदगी का गवाह बनता है और शाम होते होते नेताओं की यही मौजूदगी हरियाणा की सियासत में बयानों का सैलाब ले आती है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता लगातार मंडियों में पहुंचकर गेहूं की नमी की जांच कर सियासत की गर्माहट को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे पहले धान का घोटाला हुआ और जो भी फसल आती है उसका घोटाला होता है, अब गेहूं में और सरसों में घोटाला होने जा रहा है। क्योंकि ऐसे कायदे कानून बना दिए, पहले तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, किसी रिसीट लो, फिर पटवारी उसको वेरीफाई करेगा, फिर आओगे, फिर गेट पास कटेगा, फिर अंदर बायोमेट्रिक होगी, फिर फेशियल होगी। मतलब किसान को इतना मजबूर किया जाता है वो एमएसपी से सस्ता अनाज बेच दे। ये एक बड़ा भारी घोटाला है। उधर सरकार के मंत्री और विधायक भी लगातार मंडियों में पहुंचकर विपक्ष के सियासी आंच को व्यवस्था की जांच से कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। खुद कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मंडियों में पहुंच रहे हैं, व्यवस्था जांच रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि मंडियों में व्यवस्था और वातावरण दोनों ठीक है। किसान की फसल ठीक बिके, कोई दिक्कत ना आए। कोई पिछली बार जो जीरी वेदर जो दिक्कतें आई है उनको ध्यान में रखते कुछ परिवर्तन किया है और वो परिवर्तन हम किसानों के साथ बैठ के उसको डिस्कस करते हैं। अभी गेट पास कटेगा, फिर उसका सारा सिस्टम जो होगा मंडी के अंदर ही होगा, अंदर जाके बाहर कुछ नहीं होगा। बाहर तो सिर्फ गेट पास कटेगा मंडी गेट। किसी किसान को वापस जाने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा प्रबंध कर लिया, बारदाना भी है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी है,
और कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। किसी किसान की, मजदूर की, अगर इसकी आड़ती कोई समस्या तो हम सुनने आए हैं, वो सुन के उनका समाधान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नायब सैनी भी विपक्ष की मंडियों वाली सियासत को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं और ये बता रहे हैं कि प्रदेश में अब तक 17,37,000 मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में पहुंच चुका है। 3,92,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों को 13 करोड़ 9 लाख रुपए का भुगतान भी हो चुका है। इसके अलावा 3,400 मीट्रिक टन सरसों की सरकारी खरीद भी मुकम्मल की जा चुकी है। गेहूं की खरीद को लेकर के जो हमने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू की थी, 1 अप्रैल से खरीद शुरू हुई थी, अब तक मंडियों में 17,37,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है। 17,37,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक मंडियों में हुई है। इनमें से 3,92,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी जा चुकी है। और अब बारिश पड़ रही थी, क्योंकि उठान के अंदर थोड़ी दिक्कतें, सारी चीज में दिक्कत आ रही थी, कुछ नमी भी हो रही थी उसके अंदर, उसके कारण भी थोड़ी परचेज नहीं हो पा रही थी। मौसम परमपिता परमात्मा ने खोला है और जल्दी ही, क्योंकि अब एकदम दबाव भी रहेगा पूरा मंडियों के ऊपर, हमारी पूर्ण तैयारी है। अब सवाल यह है कि जब सरकार ये दावा कर रही है कि व्यवस्था दुरुस्त है, मंडियों में किसानों को परेशानी नहीं है, तो विपक्ष मंडियों को अपनी सियासत का आधार क्यों बनाए हुए है? इस सवाल का जवाब वो नए खरीद के नियम हैं, जिन्हें लेकर कई जगहों पर किसानों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल इस बार खरीद के नए नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, वाहनों की नंबर प्लेट होनी चाहिए, बिना वैध नंबर प्लेट के प्रवेश नहीं होगा, गेट पर वाहनों की फोटो ली जाएगी, साथ ही किसानों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगी। अब यही नियम हरियाणा की सियासत को मंडियों तक खींच लाए हैं और सियासी हंगामा जोर शोर से हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर साहिल चौहान की, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा एसटीएफ ने साहिल को थाईलैंड से गिरफ्तार किया और साहिल को अब डिपोर्ट करके भारत लाया जा रहा है। एनआईए का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है साहिल चौहान जो है, और लंबे समय से ये फरार चल रहा था, जिसकी तलाश की जा रही थी। जेल में बंद कौशल चौधरी गैंग से साहिल जुड़ा हुआ है और विदेश में बैठकर कई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में ये शामिल है। इसका नाम सामने आया है, जिसको अब गिरफ्तार कर लिया है, थाईलैंड में गिरफ्तार किया है और अब इसे भारत लाया जा रहा है। तो गैंगस्टर साहिल को डिपोर्ट कर दिया जा रहा है और भारत लाया जा रहा है। लंबे समय से ये फरार था, जेल में बंद कौशल चौधरी गैंग से जुड़ा हुआ था और विदेश में बैठकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की कार्रवाई में भी इसका नाम शामिल है। उधर यमुनानगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से बाइक और 2 पिस्टल भी बरामद हुए हैं। पूर्व एमएलए दिलबाग की फैक्ट्री पर फायरिंग करने के आरोप है। इन पर फायरिंग की वीडियो भी सामने आई थी, कुछ दिन पहले आपको दिखाई थी, और इसके बाद जो है इन बदमाशों के साथ अब पुलिस का एनकाउंटर होता है। भागने की कोशिश में जो आरोपी हैं वो पुलिस पर फायरिंग करते हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी गोली चलाती है और इस गोलीबारी में जो बदमाश है उसके पैर पर गोली लगी हुई है। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, इलाज चल रहा है। वहीं आरोपियों से बाइक और 2 पिस्टल भी बरामद हुई है। तो उधर गोहाना में जिम संचालक पर जानलेवा हमला हुआ। जिम संचालक पर धारदार हथियार से हमला किया गया और हमलावरों ने पहले तो बाइक को टक्कर मारी, फिर तेज धार हथियार से युवक पर कई वार किए, जिसमें गंभीर रूप से जो जिम संचालक है घायल हो जाता है। गोहाना से रोहतक उसे रेफर किया गया है, अस्पताल पहुंचाया गया, तो उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए गोहाना से रोहतक रेफर कर दिया गया है।
और ये जो पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, गोहाना रेलवे जंक्शन के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। पहले तेज रफ्तार बाइक को टक्कर मारते हैं तेज रफ्तार बाइक से, और उसके बाद तेजधार हथियार निकालकर कई वार करते हैं। जो जिम संचालक है उस पर घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन स्थिति गंभीर देखते हुए उसे अब रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। हालांकि क्यों ये हमला किया गया ये जांच का विषय है, जांच चल रही है और इसको लेकर अभी जांच चल रही है। काम था जिसका, तो जिम से बड़ा के आ रहा था, जिम ओपन करके ऑफ करके ने, तो यहाँ पे आ गए बाइक की टक्कर मारी गाड़ी की बाइक के, तो फिर उसका हाथ-पाई करी, उसके ला फरसे मारे उसके, तो फरसे मार के फिर गोली चलाई है। तो फिर जैसे टक्कर मार लग गए ना, तो यहाँ पर पार्क में पब्लिक इकट्ठी होगी, पब्लिक इकट्ठी होने के बाद भाग गए यहाँ से, बाइक गाड़ी मोड़ गए। कितने जने थे पता लगा? 4 जने थे। ये जिम चलाता है? हाँ, प्रमोद का जिम चलाता है। कहाँ पे? यहाँ पे मंडी में जिम है जिसकी। वारदात हुई है, मैं मौका पाया हूँ, अभी वे देख रहे हैं वे क्या मैटर है, उसके बाद पता लगने के बाद पता लगा भाई क्या कहानी है। लोगों से क्या हुई, क्या लोगों से पता लग गया भाई एक गाड़ी में 4 सवार थे, उन्हें बाइक का टक्कर मारी है, उसके बाद उसके साथ मारपीट करी है कि वह टक्कर की आवाज गोली की थी या व्हीकल की आवाज थी, उसके बाद पता लगा तफ्तीश के बाद ही। लोग क्या कोई तेजधार हथियार की बात बता रहे हैं? हाँ, कुछ तेजधार के हथियार की बात बता रहे हैं। कितने जने घायल है इसमें एक घायल है। उसमें कार्रवाई चल रही है, जो मौके पर हमारे अस्पताल साहब भी आ रहे हैं रोहतक से, उसके बाद जो भी आगे कार्रवाई भी अमल में जा रही है, आपको जो भी पता लगा वारदात को अंजाम देने वाले कौन लोग? नहीं, अभी कुछ पता नहीं लगा। घायल कौन था ये घायल का भी नहीं पता लगा कौन है। प्रमोद है जी। प्रमोद बताओ देवीपुरा का, उसको रेफर कर दिया, उसके बाद रोहतक रेफर कर दिया, उसके बाद तफ्तीश जारी है, आने के बाद पता लगेगा। और अब जिक्र करेंगे संत रामपाल का, जो 11 साल बाद जेल से जमानत पर बाहर आए और इसके बाद गोहाना में सतलोक आश्रम पहुंचे। 11 साल बाद धनाना गांव पहुंचे रामपाल के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। अनुयायियों ने संत रामपाल का भव्य स्वागत किया। 8 अप्रैल को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली थी। देशद्रोह के केस से हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। 19 नवंबर 2014 को रामपाल को गिरफ्तार किया गया था। हिसार के सतलोक आश्रम में 6 लोगों की मौत हुई थी। 11 साल से हिसार सेंट्रल जेल में बंद थे रामपाल, जिसके बाद जब वो सतलोक आश्रम पहुंचे तो उनके अनुयायी, उनके समर्थक उनके दर्शन पाने के लिए पहुंचे थे। भव्य स्वागत किया उनका। आज हमारे गुरु जी आए ना, मेरी इतनी खुशी है कि बहुत ही ज्यादा हमारे मोक्षदाता हमारे बीच में आए। आज हमें बहुत दुख था, अंदर से बिना किसी कसूर के अंदर बिठा रखे थे, कोई भी अपराध सही नहीं हुआ उनके ऊपर। तो इतने दिन हमारे अंदर बैठे तो हम कितने परेशान हुए, कितने दुखी हुए हैं। हमारे गुरु जी तो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, पूर्ण कबीर साहब जी आए हुए हैं। ये तो दुनिया भ्रम में बैठी हुई है। अगर जिस दिन से ज्ञान को सोचेगी, थोड़ा सा भी अपनी बुद्धि से परे हट के सोचेगी ना, तो उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये कौन है, अंदर बैठे बैठे ऐसी लीला कैसे। बहुत खुशी है और आज हमारे गुरुजी, हमारे भगवान हमारे बीच बहुत समय बाद आए हैं। वैसे तो वो हमारे साथ ही थे, लेकिन फिर भी एक कानून प्रक्रिया के मतलब जो था, मतलब हमसे दूर ही थे वो एक तरह से। मतलब आज हम खुशी अपनी जाहिर नहीं कर सकते। हर किसी के मतलब दुख में आंसू भी है, खुशी के आंसू है। एक तरह से खुशी का माहौल है सबके अंदर और हर कोई अपना परिवार समेत यहाँ पर पहुंचा है। बहुत सारी संगत है जो आने को उत्सुक है और शायद पहुंचेगी भी, जल्द पहुंचेंगे दर्शनों के लिए हमारे गुरुदेव के लिए। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बस खुशी बता नहीं सकते, अपनी जाहिर नहीं कर सकते कि कितनी खुशी हो रही है हमें। किन किन के साथ आप यहाँ दरबार में पहुंचे हैं? परिवार सारा परिवार आया है हमारा। कौन कौन आया है? मतलब ससुर, सास, हस्बैंड, देवर, देवरानी, बच्चे हमारे तीनों सब आए हैं। भावुक हो रहे हैं पूरे, हम देख रहे हैं सारे भावुक हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम रोहतक से आए हैं भगत जी और हमें बहुत खुशी आज हमारे गुरु जी आए हैं। वैसे तो यही थे, हमारे पास ही थे, पर आज हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम बयान नहीं कर सकते। हमारे गुरु जी आज हमारे साथ हैं। हमारे उधर मुक्केबाज स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा के बीच तलाक हो गया। आपसी सहमति से दोनों अलग हुए हैं। दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा ने तलाक लिया और हिसार कोर्ट में दोनों ने साथ नहीं रहने का फैसला किया। 2022 में
दीपक और स्वीटी की शादी हुई थी। फरवरी 2025 में दोनों का झगड़ा हुआ और इस झगड़े के बाद एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें थाने में दोनों नजर आए थे। स्वीटी बुरा इस दौरान उन पर मारपीट करती भी नजर आई थी और आरोप लगाए जा रहे थे कि दीपक जो है उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, मानसिक यातनाएं देते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ और अब ये मामला जो है तलाक पर जाकर खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब दोनों के बीच तलाक हो चुका है। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।